हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई क्यू स्टूडेंट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी 4th क्लास है ईवीएस की। और अगर अभी तक आपने रिमेन 3 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। और इस चैप्टर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा और पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटक मीन्स डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इकोलॉजिकल सेक्शन। तो अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम है क्या। जैसे कि आपकी बॉडी में सबसे छोटी जो इकाई है, यूनिट है, वो सेल होती है। जैसे कि हमारे घर में सबसे छोटा जो इकाई होता है और इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है वो होता है ब्रिक, ईंटें। हमारे घर किससे जुड़ करके बनी है? छोटे छोटे ईंटों से मिल करके एक घर बनता है। वैसे ही जो इन्वायरमेंट होता है वो छोटे छोटे इकोसिस्टम से मिल करके बनता है। उसके बाद इन्वायरमेंट में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो लिविंग बींग्स एंड एक नॉन लिविंग बींग। दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्वायरमेंट बनता है। और थर्ड डेफिनेशन में आप देख पा रहे होगे, इसका मतलब ये है कि जीवित और अजीवित दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों का जो आदान प्रदान होता है, जो एक्सचेंज होता है, इनके बैलेंस वे से ही एक इन्वायरमेंट इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम पे। पारिस्थितिक तंत्र के 2 टाइप होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। मीन्स इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। तो पहले बात कर लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की, यानी कि अजैविक घटक की। ये क्या होते हैं? अजैविक घटक वो घटक हैं जो जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, पानी, मिट्टी, वाटर एंड सॉइल, ये होते हैं अजैविक घटक। इन अजैविक घटक की वजह से ही क्लाइमेट फैक्टर्स आते हैं, क्लाइमेट्स में चेंज आते हैं। जैसे कि मान लो काफ़ी दिनों तक प्रकाश ना आए, यानी कि सूरज ना उगे, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगा और ठंड बढ़ने लग जाएगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जो सॉइल है अगर वो पोल्यूटेड होने लग गया तो क्या होगा कि ट्रीज़ नहीं उगेंगे, प्लांट्स नहीं उगेंगे, और ट्रीज़ प्लांट्स नहीं उगेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा और वहाँ पर रेगिस्तान सा माहौल बन जाएगा। तो अजैविक घटक में बेशक लाइफ नहीं है, बट वो इन्वायरमेंट पे फैक्टर्स डाल सकते हैं और वो इन्वायरमेंट पे फैक्टर डालते भी हैं। अब हम बात करते हैं एडेपिक फैक्टर की। एडेपिक फैक्टर को अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये कहीं का एक इन्वायरमेंट है, कहीं का एक माहौल है। जैसे कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्लांट्स ही उगते हैं, जैसे कुछ स्पेशल टाइप के फ्रूट या वेजिटेबल्स स्पेशल टाइप के क्लाइमेट्स में ही उगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, जो सेब हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही उगते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द एप्पल्स जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है और सॉइल होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो उस अलग टाइप के ही क्लाइमेट और सॉइल में अलग टाइप के फ्रूट्स या फिर डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगते हैं। तो इसी को एक तरह से एडेपिक फैक्टर कहते हैं। तो अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड को ही ट्रॉफिक पिरामिड या फिर ऊर्जा पिरामिड भी कहते हैं। यहाँ पे जो बेसिकली हम ये समझते हैं कि जो हमारा फूड चेन है, जो हमारा फूड सप्लाई चेन है, ये सब कैसे चलता है और एक पिरामिड कैसे क्रिएट होता है। हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सबसे नीचे आप देख पा रहे हो कि ग्रास है, जो घास होते हैं, जो ग्रीनरी होती है, जो प्लांट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, ये अपने आप प्रोड्यूस होते हैं। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और उससे ये ग्रास यानी कि हमारे जो घास हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये खुद ही जन्म लेते हैं। इनको कौन खाता है? इनको खाते हैं ग्रास होपर या फिर कीट पतंगे, कीटाणु और शाकाहारी जीव। फिर जैसे कि ये ग्रास होपर है, टिड्डा है, तो इसको कौन खा जाता है? इसको फ्रॉग खा जाते हैं। ठीक है, फिर फ्रॉग्स को कौन खा जाता है? स्नेक्स खा जाते हैं। स्नेक्स को कौन खा जाता है? ईगल्स खा जाते हैं। तो इसमें जो ईगल हैं वो होते हैं 10-20 और स्नेक्स होते हैं 100-200। तो 10-20 ईगल 100-200 स्नेक्स को खा जाते हैं, और 100-200 स्नेक्स जो हैं वो करीबन 1000-2000 फ्रॉग्स को खा जाते हैं, और 1000-2000 फ्रॉग्सों
उनको पेट भरने के लिए कितने ग्रास होपर चाहिए? उनको कम से कम 10-20 हज़ार ग्रास होपर चाहिए, तभी उनका पेट भरेगा। तो ये है पारिस्थितिक पिरामिड। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो और एक आध और भी पिक्चर है, जैसे कि ये जो पारिस्थितिक पिरामिड है ये पानी के अंदर भी तो काम करता होगा। कुछ बड़ी मछली होती होंगी, उनको कई हज़ार छोटी मछली चाहिए और उन छोटी मछलियों को कई हज़ार कीड़े मकोड़े चाहिए खाने के लिए पानी के अंदर भी। तो ये पारिस्थितिक पिरामिड जो है वो इसी टाइप से हर जगह पर फॉलो होता है। जो बड़े जानवर होते हैं उनको छोटे जानवर बहुत ज़्यादा चाहिए उनको पेट भरने के लिए, ठीक है। जैसे कि हाथी को बहुत सारे घास पेड़ पौधे चाहिए होंगे ना पेट भरने के लिए। सेम एज हवेल मछली है, उसको छोटे छोटे हज़ारों मछली मिलेंगे जब जाके उसका पेट भरेगा। फिर मीडियम मछलियों को कई हज़ार छोटी छोटी मछलियाँ चाहिए उनको पेट भरने के लिए। जो मीडियम मछली है वो खुद को तो नहीं खा सकते हैं या खुद के बराबर के साइज़ के तो शिकार नहीं कर पाएंगे, तो वो छोटी मछलियों का शिकार करते हैं और छोटी मछलियों का शिकार करने का तो उन्हें पेट भरने के लिए कई हज़ार मछलियों को खाना पड़ता है। तो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, इसी को बोलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। जो हमारे इकोसिस्टम अलग अलग जगह पे रहते हैं, समुद्र हो, तालाब हो, जंगल हो या रेगिस्तान हो, तो अलग अलग जगहों पर यही पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। अब जो ये एक ग्राफ है, आप ये ग्राफ देखिए, इसमें बहुत सारे ग्रास दिखाई दे रहे हैं आपको। ग्रास के बाद आपको हर्बीवोरस जो है C1, ये काफ़ी कम है ग्रास के कंपैरेटिवली। फिर C1 से कम C2 है, क्योंकि C1 इतने सारे हैं उनसे पेट इतने ही C2O का भर पाएगा। जो प्राइमरी कार्निवोरस हैं वो कम बहुत ज़्यादा हार्बीवोरस को खाएंगे। देन फिर सेकेंडरी कार्निवोरस हैं, उनको तो कम ही C2 मिल रहा है, कम यानी कि प्राइमरी कार्निवोरस मिल रहा है, तो वो इतने ही खा करके इतने ही कुछ जिंदा रह पाएंगे, इससे ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा सेकेंडरी कार्निवोरस आ भी गए तो उनको खाना मिलेगा कहाँ से? खाना ही नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाएंगे। फिर जो C4 है टॉप कार्निवोरस, अगर सपोज़ 6 सेकेंडरी कार्निवोरस रहेंगे तो टॉप कार्निवोरस जो है वो एक ही जिंदा रह पाएगा, क्योंकि एक टॉप कार्निवोरस को जिंदा रहने के लिए कम से कम 6 तो सेकेंडरी कार्निवोरस चाहिए। तो आई होप आपको भी ये समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी भी वही प्रिंसिपल फॉलो करता है जो मैं अभी तक बता रहा था। जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सबसे नीचे वाले इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, इनकी सपोज देखो यहाँ पर 1 लाख कैलोरी है, बट जो नेक्स्ट वाला लेवल है पिरामिड ऑफ एनर्जी का, वहाँ पर सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है और सेम एज प्राइमरी का जो 10% है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हुआ है और सेकेंडरी का 10% टेरिटरी में ट्रांसफ़र हुआ है। जो टॉप पिरामिड ऑफ एनर्जी है उसमें सिर्फ 10% है। तो आपने देखा बॉटम से कैसे एनर्जी 10,000 कैलोरी के साथ स्टार्ट हुई, बट टॉप तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 10 कैलोरी बच गई। तो ऐसे कैलोरीज जो है ना वो रिड्यूस होता है, इसीलिए इसको पिरामिड शेप में बनाते हैं। नीचे आप देख पा रहे होगे ज़्यादा चौड़ा है, ऊपर उससे कम है, ऊपर उससे भी कम है और सबसे ऊपर में सबसे पतला है। तो यानी कि ऊपर सबसे ऊपर में सबसे कम एनर्जी कैलोरीज बचती है, इसीलिए इसको पिरामिड ऑफ एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ रहा होगा। और आप सबके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो और आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड फर्दर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अपने कमेंट्स क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।